हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 2 के बारे में, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। पिछले अध्याय में हमने फ्रांस की क्रांति को पढ़ा था और फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे यूरोप में बदलाव हो रहे थे। फ्रांस की क्रांति ने जो विरासत छोड़ी थी, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तो इन विचारों को लेकर के पूरे यूरोप में परिवर्तन की लहर चल रही थी। लेकिन इस सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में यूरोप के सभी लोग नहीं थे। कुछ लोग चाहते थे कि परिवर्तन हो और कुछ लोग चाहते थे कि परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ग के बारे में जानेंगे और उनके विचार को समझेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ग थे, जैसे उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो सबसे पहले जानते हैं उदारवादी के बारे में। उदारवादी एक ऐसा समूह था जो चाहता था कि समाज में बदलाव हो, और ये एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म का सम्मान हो और सबको बराबर का जगह मिले। इनका कहना था कि सरकार को किसी के भी अधिकारों को हनन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा पावर उनके पास नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये उदारवादी समूह लोकतंत्रवादी था। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ये जो उदारवादी समूह था, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं था। मतलब ये नहीं चाहता था कि सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार हो। ये चाहते थे कि जो संपत्तिशाली हैं, जो पैसे वाले हैं, पूंजीवादी हैं, उन्हीं को वोट देने का अधिकार हो। अब बात करते हैं रेडिकल समूह की। रेडिकल समूह जो थे, ये लोग एक ऐसे सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक भी थे। ये जो थे, ये उदारवादी के विपरीत थे। ये लोग कहा करते थे कि जो जमींदार हैं, जो संपन्न उद्योगपति हैं, जिनको एक एक्स्ट्रा पावर मिला हुआ है, उसका ये लोग विरोध करते थे, उसके खिलाफ थे। निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे, लेकिन ये कहते थे कि कुछ लोगों के पास ही केवल संपत्ति का संकेंद्रण हो, ये सही बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रूढ़िवादी तबका का। ये जो रूढ़िवादी तबका था, ये तो बिल्कुल ही अलग था। ये उदारवादी और रेडिकल दोनों के खिलाफ भी था और दोनों के विपरीत भी था। ये परिवर्तन तो पहले चाहता ही नहीं था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो इन्होंने थोड़ा बहुत महसूस किया कि हाँ, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन जो हो, जो भी बदलाव हो, वो धीरे धीरे हो, और इसके साथ हमारा जो अपना अतीत है, उस अतीत को न नकारा जाए। मतलब अतीत के साथ बदलाव हो। ठीक है। तो ये इन लोगों का विचार था। तो उसके बाद जानते हैं हम लोग औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के बारे में। ये एक ऐसा समय था जब यूरोप में नए नए शहर बस रहे थे, उद्योग लग रहे थे, रेलवे का विस्तार हो रहा था, और ऐसे में सभी लोग, औरत, आदमी, बच्चे, हर कोई कारखाने में काम पे लगाए गए थे। काम की जो पाली होती थी, जो टाइम होता था, समय होता था, वो काफ़ी लंबा होता था, और लोगों को काफ़ी घंटे काम करना पड़ता था। मजदूरी काफ़ी कम दी जाती थी। बेरोजगारी जो था उस समय काफ़ी ज़्यादा था, वो आम समस्या था उस समय। तो लोग क्या कर रहे थे? लोग शहर की ओर भाग रहे थे, और ऐसे में क्या होता है, आवास और साफ सफाई की समस्या आने लगी। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए सामने आते हैं उदारवादी और रेडिकल समूह, क्योंकि इनके पास व्यापार वगैरह करने के कारण काफ़ी पैसा आ गया था, और इनके अंदर में बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे। तो ये लोग जो हैं, ये जिम्मा उठाते हैं, और चूंकि इनके विचार अच्छे थे, समाज को विकसित करने का विचार था, तो उसके कारण क्या होता है, जो लोग समाज में परिवर्तन चाहते हैं, वो सारे लोग इनके आसपास आ जाते हैं, इनके पार्टी में शामिल होने लगते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया। ठीक है। तो समाजवादी जो थे, वे निजी संपत्ति के विरोधी हुआ करते थे। उनको लगता था कि जिसके भी पास संपत्ति है, वो उद्योग लगाएगा या फैक्ट्री लगाएगा, तो उसमें काम करवाएगा मजदूरों से। तो उस उद्योग में जो मजदूर काम करेंगे और जो भी मुनाफा होगा, वो सब कुछ चला जाएगा पूंजीपति के पास, जो पूंजीवादी है उसके पास चला जाएगा। मजदूरों को तो कुछ नहीं मिलना है, उन्हें तो बस मजदूरी दे करके बस उनका काम खत्म। तो यहाँ पे जो होता है, जो संपत्तिधारी व्यक्ति है, जो पूंजीपति है, वो अपना पैसा लगाएगा तो बस अपना मुनाफा को देखेगा, वो उससे मजदूरों के हालात से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये क्या है, जब तक ये जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जब तक लाभ को, जब तक मुनाफे को अपने पास रखेगा, तब तक कोई समाज में सुधार की कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो ये जो समाजवादी वर्ग था, इनका मानना था कि पूरी संपत्ति पर, अगर संपत्ति है तो उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होने के बजाय पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। तभी जाकर के समाज के हित पर हम बात कर सकते हैं या उस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स जो थे, उनका मानना था कि अगर मजदूरों की हालत को सुधारना है,
ठीक है, या जो भी मजदूर का भी हालत है तो वो हालत सिर्फ पूंजीवादी शोषण के कारण है। तो अगर मजदूरों को अपने हालत को सुधारना है तो उन्हें एक अलग किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें वो पूंजीवादी शोषण से मुक्त हो। तो ऐसा समाज उनको बनाना होगा, और ऐसे भविष्य के समाज को कार्ल मार्क्स ने एक नाम दिया, साम्यवादी या कम्युनिस्ट। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि पूरे यूरोप में 1870 तक समाजवादी विचार पूरी तरह से फैल गया, और समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली। इसी तरह से जर्मनी में, इंग्लैंड में भी मजदूरों ने अपने जो कार्य स्थिति है उसको सुधारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारे संगठन बना लिए थे। इन लोगों ने काम के घंटे को कम करने के लिए, मतदान देने के अधिकार के लिए, ये सब मांग को लेकर के इन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया। फिर 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने भी लेबर पार्टी के नाम से अपना अलग पार्टी बना लिया। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तो पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए लोग आगे आ रहे थे। अब पढ़ेंगे हम लोग रूसी क्रांति के बारे में। अभी तो हमने पढ़ा कि किस तरह से यूरोप में समाजवाद आया, लोग क्या विचार रखते थे उनके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे रूसी साम्राज्य के बारे में। पहले जो इस टॉपिक को हम आगे पढ़ें उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1917 ईस्वी में जो अक्टूबर क्रांति हुई थी रूस में, ये काफ़ी ज़बरदस्त थी। इस क्रांति के बाद समाजवादियों ने रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और राजशाही का पतन हो गया था। ये सारी घटनाएं अक्टूबर में हुई थी, इसीलिए इस घटना को या इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रूसी साम्राज्य के बारे में हम लोग। 1914 ईस्वी में रूस में जो है वो जार निकोलस II का शासन था। ये जार निकोलस II थोड़ा अलग किस्म का राजा था, स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजशाही था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का जो समाज था, यहाँ का जो समाज थी, यहाँ के लोग जो आजीविका के लिए करते थे वो कृषि था। यहाँ पे करीब 85% जनता जो थी वो खेती पर निर्भर होती थी। किसान अपनी जरूरत के साथ साथ बाजार के लिए भी अनाज उत्पादन किया करते थे। तो इसका मतलब है कि रूस जो है वो अनाज का बहुत बड़ा निर्यातक बन चुका था। उस समय रूस में जो उद्योग थे वो बहुत ज़्यादा नहीं फैले हुए थे। बस दो ही मुख्य शहर थे, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ये दो ऐसे जगह थे जहाँ पे उद्योग लगे हुए थे। बहुत सारे कारखाना जो बने थे उस समय, जो शुरू किए गए थे, वो 1890 में शुरू किए गए थे। 1890 में शुरू हुए थे। उसी समय रेल नेटवर्क को भी बढ़ाया जा रहा था। इसमें से ज़्यादातर कारखाने उद्योगपति की निजी संपत्ति हुआ करती थी। उसके बाद मजदूरों के लिए कमरे की भी व्यवस्था की जाती थी। उनकी ज़रूरत पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। उनके ज़रूरत के लिए जो भी व्यवस्था करनी होती थी वो किया जाता था। कुछ मजदूर जो थे वो स्थायी रह गए थे, यहीं पे आके बस गए, काम करने के लिए आए और यहीं के होके रह गए। और कुछ मजदूर अभी भी यहाँ काम कर रहे थे और गांव से जुड़े हुए थे। 1914 तक फैक्ट्री मजदूरों में महिलाओं की जो संख्या थी वो 31% तक हो चुकी थी, और उन्हें मजदूरी जो दी जाती थी वो पुरुषों से काफ़ी कम दी जाती थी। मजदूर वर्ग जो था वो उन्होंने बेरोजगारी में या किसी प्रकार के आर्थिक संकट में एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिया था। अगर किसी मजदूर को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता था तो क्या होता था, सारे मजदूर एकजुट हो जाते थे और हड़ताल की घोषणा कर देते थे या हड़ताल पे चले जाते थे। इसी तरह से 1896 और 97 में कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में हड़तालें हुई थी। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं कि गांव की जो ज़्यादातर ज़मीन थी उस पर किसान खेती किया करते थे, और जो विशाल संपत्ति हुआ करता था उस पर सामंत, राजशाही या चर्च का कब्जा होता था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जानेंगे कि फ्रांस के जो किसान थे और रूस के किसान दोनों में बहुत अंतर था। क्या अंतर था? फ्रांस के किसान जो हुआ करते थे वो नवाबों का, सामंतों का काफ़ी सम्मान करते थे, यहाँ तक कि उनके लिए इन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। लेकिन रूस के किसान नवाबों का, सामंतों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। वे लोग चाहते थे कि नवाब या सामंत के पास जो भी ज़मीन है वो उनसे छीन करके किसानों में बांट दिया जाए। ये लोग लगान भी नहीं चुकाते थे और कई जगह तो इन लोगों ने ज़मींदारों की हत्या भी कर दी थी। रूस के जो किसान थे ये एक और बात में अलग थे, क्योंकि ये लोग यूरोप के अन्य किसानों से अलग थे। ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपनी ज़मीन को समय समय पर कम्यून को दे दिया करते थे। अब कम्यून क्या करते थे, प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के अनुसार किसानों को ज़मीन बांट दिया करते थे। ये एक अलग क्वालिटी थी रूस के किसानों की।
1914 से पहले रूस में सभी पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। इस पार्टी का अपना एक अखबार निकलता था और उसमें उसी अखबार के जरिए मजदूरों को संगठित किया जाता था या हड़ताल आदि का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, तो उसी अखबार से लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती थी। 1909 ईस्वी में समाजवादियों ने एक और पार्टी का गठन किया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी या समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। इस पार्टी ने किसानों के अधिकार के लिए संघर्ष किया और ये मांग की कि सामंतों की जो जमीन है वो किसानों को दे दी जाए। तो यहाँ पे ये सब कुछ हुआ, हमने ये जाना वहाँ का जो औद्योगिक समाज था या रूस में समाजवाद आया उसके बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे 1905 की क्रांति के बारे में, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इस समय जार निकोलस II का शासन था। वो बहुत ही क्रूर किस्म का राजा था। वो किसी भी संसद को नहीं मानता था। उदारवादियों ने बहुत कोशिश की कि इस स्थिति को खत्म किया जाए। इसके लिए उन्होंने किसानों, मजदूरों सबके बीच जाकर के कई वर्कर्स पार्टी बनाई, जिसमें उन्हें मुस्लिम बहुल इलाके का भी समर्थन मिला। 1904 का जो समय था वो बहुत ही बुरा समय था मजदूरों के लिए, खास करके उस समय क्या होता है, सामान जो जरूरी सामान होते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है और मजदूरों के वेतन में भी 20% की गिरावट आ जाती है। इसके बाद 1904 में रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो सारे मजदूरों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया और करीब 1,10,000 मजदूरों ने हड़ताल कर दी। उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग ये थी कि उनके काम के घंटे को 8 घंटा किया जाए, वेतन को बढ़ाया जाए और उनके कार्य क्षेत्र में सुधार किया जाए। इसके बाद पादरी गेपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस यानी जार के महल पे पहुंच जाता है, जहां पे पुलिस उन पे हमला कर देते हैं और इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते हैं और 300 लोग घायल हो जाते हैं। तो इस घटना को इतिहास में खूनी रविवार का नाम दिया गया और 1905 की क्रांति की शुरुआत भी इसी घटना से हुई थी। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत बास्तिल के किले पर आक्रमण से हुआ था। अब तो सारे देश में हड़तालें होने लगी। जो भी विद्यार्थी थे उन लोगों ने कक्षाओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य जो भी मध्यवर्गीय लोग थे उन लोगों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियंस ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो जार है, जब सारे लोग यहाँ मतलब यूनियंस की स्थापना कर देते हैं, तो उसके बाद जार कहते हैं कि ठीक है, अब हम एक संसद की गठन की आप लोगों को अनुमति दे देते हैं। ठीक है, 1905 की क्रांति के दौरान जार ने कहा कि एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर हम आपको अनुमति देते हैं। अपनी सहमति उन्होंने दे दी। ठीक, अब यहाँ पे ड्यूमा का गठन किया जाता है, लेकिन ये जो जार थे वो पहली ड्यूमा को 75 दिन के अंदर ही बर्खास्त कर देते हैं। उसके बाद फिर दूसरी ड्यूमा को बनाया जाता है, गठन किया जाता है, उसको भी ये खत्म कर देते हैं क्योंकि ये अपनी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं चाहते थे। उसके बाद फिर तीसरी ड्यूमा का गठन किया जाता है और जिसमें जार ने सिर्फ रूढ़िवादियों को शामिल किया। रूढ़िवादी कौन? जो चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो और अतीत के साथ हो, तो उनको शामिल किया और उदारवादी और क्रांतिकारियों को इससे बाहर रख दिया। अब हम लोग जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जानते हैं कि 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधन के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ होते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और दूसरी तरफ होते हैं फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें आ जाते हैं। ये सारे देश काफ़ी पावरफुल होते हैं, तो युद्ध लंबा चलता है और इसके कारण क्या होता है, यूरोप के बाहर तक ये युद्ध फैल जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो इस युद्ध में शुरू में रूस को काफ़ी समर्थन मिलता है, लेकिन जब युद्ध लंबा खिंच जाता है तो जार क्या करता है, वो ड्यूमा से सलाह मशवरा करना बंद कर देता है और इसके कारण क्या होता है, उसे जनता का समर्थन भी कम मिलने लगता है। यहाँ पे क्या होता है, लोग जर्मन विरोधी भावना से ग्रसित हो जाते हैं और इसके कारण क्या होता है, जर्मन नाम से घृणा करने लगते हैं। तो उसी के कारण जो सेंट पीटर्सबर्ग था उसका नाम बदल करके पेट्रोग्राद कर दिया गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। इस युद्ध में रूसी सेना बुरी तरह से हार जाती है और 1917 में 70 लाख लोग मारे जा चुके होते हैं। जब रूस की सेना वापस आ रही होती है तो ये क्या करती है, जब वापस आती है तो रास्ते में आने वाले जितने भी फसल वगैरह थे, जो भी इमारत वगैरह थी, सबको ये लोग नष्ट कर देती है रूसी सेना। क्यों कर देती है? ताकि दुश्मन वहाँ पे ना आ जाए। तो उसका परिणाम क्या होता है कि रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो जाते हैं। सारे लोग जार से घृणा करने लगते हैं। इस युद्ध के कारण रूस के उद्योग पर भी बुरा असर पड़ता है।
यहाँ पे क्या होता है, एक तो इनका अपना उद्योग काफ़ी कम था और जिस समुद्री रास्ते से विदेशी सामान आते थे उस समुद्र पर जर्मनी का कब्जा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, विदेशी जो सामान आते थे वो भी आना बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगती हैं तो और उसके बाद जो पुरुष थे, जो सेहतमंद, जो हेल्दी जेंट्स हुआ करते थे, उन लोगों को युद्ध में भेज दिया गया। मजदूरों की कमी हो गई। अब जब मजदूरों की इधर कमी हो गई तो क्या होता है, छोटे छोटे जो भी वर्कशॉप वगैरह थे वो बंद होने लगे। युद्ध लंबा खींचने के कारण यहाँ पे अनाज की भी किल्लत हो जाती है। अनाज की किल्लत क्यों हो जाती है, क्योंकि अनाज को मोर्चे पर भेजा जा रहा है, क्योंकि लंबा युद्ध चल रहा है, सैनिकों को खाने के लिए अनाज वहाँ भेजा जा रहा है, तो यहाँ अनाज की कमी हो जाती है। और जब यहाँ अनाज की कमी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, रोटी के दुकान पे हमला कर देते हैं, वहाँ पे दंगा फसाद होने लगता है। तो ये वहाँ के हालात है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो रूस की स्थिति थी उसे हमने जाना। अब हम लोग जानेंगे क्या कहते हैं, फरवरी की क्रांति के बारे में। 1917 ईस्वी में क्या होता है, राजधानी जो पेट्रोग्राद थी, जो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राद किया गया, वहाँ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जो बनावट है यहाँ का वो क्या था कि एक नेवा नदी थी। नेवा नदी के दाएं तरफ मजदूरों के क्वार्टर थे, कारखाने थे, और बाएं तरफ जार का महल था, फैशनेबल इलाका था, सरकारी इमारतें थी। ये सब इस तरह से बनाया गया था। यहाँ पे क्या होता है, 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी जाती है। अब जब तालाबंदी कर दी जाती है तो इस फैक्ट्री के मजदूर के समर्थन में 50 फैक्ट्री के मजदूर जो थे उन लोगों ने मिलकर के हड़ताल कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें भी कर रही थी और इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आंदोलनकारी थी वो सब लोग क्या करते हैं, राजधानी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और यहाँ पे कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टी इसका संचालन नहीं कर रही होती है। तो सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं। जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो सरकार भी कड़ा रुख अपनाती है। वो क्या करती है, वो कर्फ्यू लगा देती है। कर्फ्यू लगने के बाद शाम तक जितने भी प्रदर्शनकारी थे वो तितर बितर हो गए, इधर उधर चले गए। लेकिन बाद में फिर से 24 और 25 तारीख को वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं तो सरकार क्या करती है, सरकार उनके ऊपर में घुड़सवार जो पुलिस है उनको भेजती है और कहती है कि आप उन पे नजर रखिए। रविवार को यहाँ पे क्या होता है, 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। यहाँ पे बर्खास्त कर दिया जाता है और उसके बाद 26 तारीख को प्रदर्शनकारी जितने थे वो सारे लोग बाएं तट के इलाके में पहुंच जाते हैं और 27 को जितना पुलिस मुख्यालय वगैरह है उस सब पे हमला कर देते हैं और रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, ये सब के अधिकारों के पक्ष में नारेबाजी करने लगते हैं। सारे लोग रोड पे आ जाते हैं। तो सरकार क्या करती है, स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए फिर से घुड़सवार सैनिक को वहां पे भेजती है और कहती है कि आप सारे भीड़ पे जितने भी प्रदर्शनकारी है उस पर आप गोली चलाइए। लेकिन ये जो पुलिस थी, ये जो टुकड़ियां थी, ये जो घुड़सवार सैनिक थे, इन लोगों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग गोली चलाने से इनकार कर देते हैं और ये सारे लोग जितने भी पुलिस थे ये सब लोग हड़ताली मजदूर के साथ जाकर के मिल जाते हैं। उसी शाम को सिपाही और मजदूर ये सब मिल करके एक सोवियत का गठन करते हैं और उसके बाद पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हो जाता है। अगले दिन ये एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने के लिए जाता है और वहां उनको सलाह दिया जाता है कि आप राजगद्दी को छोड़ दीजिए। तो जार जो है वो कमांडर की बात को मान लेता है और 2 मार्च को गद्दी को छोड़ देता है। उसके बाद सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए फिलहाल एक अंतरिम सरकार बना लेते हैं ये लोग मिल करके, और ये तय किया जाता है कि अब जो रूस का भविष्य होगा उसके बारे में जो भी फैसला लिया जाएगा वो जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाएगी और संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उनका जो चुनाव होगा वो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा। उसके बाद क्या होता है, फरवरी के बाद यहाँ पे क्या होता है, फरवरी के बाद यहाँ आते हैं लेनिन। ठीक है, यहाँ पे लेनिन की बात हम लोग करेंगे। अप्रैल 1917 में लेनिन आते हैं और लेनिन एक बयान देते हैं। लेनिन कहते हैं कि यहाँ पे जो है युद्ध जो चल रहा है उस युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन को किसानों को सौंपा जाए और जितना भी बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ये 3 मांगों को लेनिन सामने लाते हैं और जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या होता है, गर्मियों में आंदोलन काफ़ी फैल जाता है यहाँ पे और उसके बाद औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री कमेटियाँ बनने लगती हैं।
फिर इन लोगों ने फैक्ट्री मालिकों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब जो मजदूर हैं, इनके ऐसा करने के बाद सरकार जो है वो भी कड़ा रवैया अपनाने लगती है। वो मजदूर के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। उसके बाद हम जानेंगे कि अक्टूबर के बाद क्या होता है यहाँ पे। उसके बाद हम जानेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। तो जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच में टकराव बढ़ता जाता है, उस तरह से लेनिन जो है वो अंतरिम सरकार पर इल्ज़ाम थोपती है, इल्ज़ाम लगाने लगती है कि आप तानाशाही कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे होने लगता है। तो 24 अक्टूबर को क्या होता है, विद्रोह शुरू हो जाता है। सरकार ने संकट को महसूस किया कि हाँ, विद्रोह बहुत फैल रहा है। तो सरकार क्या करती है, वो सैनिक को इकट्ठा करने के उद्देश्य शहर से बाहर चली जाती है। और उसके बाद इन्होंने अखबार के दफ्तर पर, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सब के दफ्तर पर इन लोगों ने घेरा कर डाल दिया। जार के महल की रक्षा करने के लिए ये लोग निकल पड़ते हैं। अब जब सरकार की तरफ से ये सब काम हो रहा है, तो बदले में जो क्रांतिकारी दल है, जो क्रांतिकारी समिति है, उन लोगों ने भी क्या किया, सरकारी कार्यालय पे कब्जा कर लिया। मंत्रियों को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। जार के महल जो विंटर पैलेस था, उस पे बमबारी की गई। एक अरोरा नाम का युद्धपोत था, उसका इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद और भी जितने सैनिक ठिकाने थे, उस सबको क्रांतिकारियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। यहाँ पे जब ये सब हो रहा था, तो उसका असर दूसरे शहरों में भी पड़ने लगा। दूसरे शहरों में भी बगावत होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हो रही थी। और अंततः क्या होता है, सितंबर तक मॉस्को, पेट्रोग्राद पर बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अक्टूबर के बाद क्या बदलाव क्या हुआ, उसके बारे में जानेंगे। अक्टूबर के बाद क्या हुआ, ज्यादातर उद्योग और बैंकों का 1917 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और मतलब इसे सरकार की संपत्ति घोषित कर दी गई। उसके बाद जो किसान थे, उनको सामंतों की जमीन पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई। शहरों में जो मकान मालिक थे, उनको उनके रहने लायक जगह देने के बाद जो बचता था, जो जगह बच गया, उसे उस हिस्सा को जो बेघर होते थे या जो जरूरतमंद लोग थे, उनको दे दिया गया। फिर जो अभिजात वर्ग थे, जिनके पास बड़ी बड़ी पदवियां होती थी, उसके इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया गया और उसे वहां पे एक सोवियत टोपी को चुना गया। तो ये इस तरह के बदलाव अक्टूबर क्रांति के बाद वहां पे हुआ था। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया यहाँ पे। अब क्या होता है, यहाँ पे अब गृह युद्ध की बात आती है। यहाँ पे गृह युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। गृह युद्ध यहाँ पे शुरू हो जाता है। ये जो गृह युद्ध था, जो दक्षिणी क्षेत्र, रूस का दक्षिणी क्षेत्र था, वहां से शुरू होता है। रूस का जो दक्षिणी क्षेत्र था, वहां पे बोल्शेविक के समर्थक लोग नहीं थे। ये लोग बोल्शेविक की निंदा किया करते थे। ये युद्ध दक्षिण रशिया से शुरू हुआ और पूरे रूस में इसका प्रभाव पड़ने लगा। और 1923 में ये गृह युद्ध समाप्त हो गया था। बोल्शेविकों ने रशिया के ज्यादातर हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। बहुत सारे लोग इनके खिलाफ भी आवाज उठा रहे थे। ये सब कुछ स्थितियां वहां पे आई थी। ये सब कुछ हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये बदलाव आए थे। उसके बाद समाजवादी सोसाइटी का गठन हुआ, कम्यून सोसाइटी का गठन किया गया। बहुत सारे काम को किया गया, जैसे उद्योग धंधे को विकसित किया गया, पंचवर्षीय योजना बनाया गया और पंचवर्षीय योजना के तहत बहुत सारे काम भी किए गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या गया, आपको नए कारखाने बनाए गए, मजदूरों को रहने के लिए क्वार्टर बनाए गए, शिक्षा व्यवस्था को विकसित किया गया, महिला कामगारों के बच्चों के लिए बाल बाड़ियाँ वगैरह खोली गई, सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया करवाई गई। तो इस तरह के डेवलपमेंट उस समय में हुए थे। उसके बाद लेनिन की मृत्यु हो जाती है और लेनिन की मृत्यु के बाद यहाँ पे आते हैं स्टालिन। और स्टालिन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। उस समय क्या था, स्टालिन के समय में यहाँ पे क्या हुआ था कि जो रूस के जो संपन्न किसान हुआ करते थे, तो उन्हें कहा जाता था कुलक। तो ये कुलक क्या करते थे, इनके पास तो अपने बड़े खेत होते ही थे, उसके अलावा ये लोग छोटे छोटे किसानों के जो खेत होते थे उसके पैदावार को भी अपने पास रख लेते थे और उसे फिर समय आने पर बाजार में ज्यादा दाम पे बेचा करते थे। यहाँ पे क्या होता है, उससे खूब मुनाफा भी कमा रहे थे। तो जब स्टालिन आते हैं तो स्टालिन ये देखते हैं, उस समय अनाज की थोड़ी संकट हो जाती है, तो स्टालिन देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये कुलक को तो खत्म करना होगा, पहले ये सिस्टम को खत्म करना होगा। और उन्होंने सामूहिकीकरण कार्यक्रम को शुरू किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुलक को खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या किया, एक सामूहिक खेती की शुरुआत की और सभी किसानों को सामूहिक खेती यानी कोल खोज उसमें काम करने के लिए आदेश जारी कर दिया। सब किसान सामूहिक खेती करते थे और उसके बाद जो भी मुनाफा होता था उसे सभी किसान आपस में बांट लेते थे। जितने काम, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया उसके हिसाब से बांट लिया जाता था।
सारे किसान इसमें काम कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी किसान थे जो इस सामूहिक खेती से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने जानवर को ही खत्म करना शुरू कर दिया। और जानवर को खत्म करना शुरू कर दिया तो 1929 से 1931 के बीच में जो मवेशी थे, जो जानवर थे, उनकी संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का जो विरोध करते थे उन्हें सजा दी जाती थी। सामूहिकीकरण से भी बहुत ज्यादा अनाज उत्पादन में बहुत वृद्धि नहीं हुई, उल्टा क्या हुआ, 1933 के बीच में खराब फसल के बाद और इतिहास का एक बहुत बड़ा वहां पे अकाल पड़ गया था, उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये सब होने के कारण क्या होता है, 40 लाख लोग मारे जाते हैं। रूस इससे बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से कोप अप नहीं कर पाता है, उबर नहीं पाता है। इस तरह से रूस की जो क्रांति थी, इस क्रांति ने न सिर्फ रूस पर बल्कि पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा था, रूस की क्रांति से। उसके बाद ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। रूस के बाहर भी बहुत सारी समाजवादी पार्टी बनती है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से जाना कि रूस में क्रांति के बाद क्या क्या फर्क पड़ा, क्या दूसरे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में भी हमने जाना। और रूस में समाजवाद के लिए, रूस की क्रांति के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी किताबों में लिखा भी है। जैसे भारत में एम एन रॉय थे, उन्होंने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे वो। तो उन्होंने चाइना, इंडिया, यूरोप में काम किया। जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने भी समाजवाद के लिए अपने काफी मत दिए हैं। रूसी क्रांति और लेनिन और उनके विचारों पर तथा जो लाल क्रांति था, जिसे हम खूनी क्रांति कहते थे, उसके बारे में आर एस अवस्थी ने भी कई किताबें लिखी हैं। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोगों को इसको जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने ये अध्याय को पढ़ा, यहाँ हमारा ये अध्याय खत्म होता है। तो अगले अध्याय में हम फिर से बात करेंगे नई शुरुआत के साथ। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।